नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बड़ी कृपा की आपने संवाद का पुनः अवसर दिया। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, वंदे मातरम। सर, आज गणपति विसर्जन का आखिरी दिन है। मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत चहल पहल है। लेकिन एक दिन पहले जिस तरह का धमकी भरा मैसेज मुंबई पुलिस को मिला कि 14 आतंकवादी मुंबई में एंटर कर गए हैं, 400 किलो आरडीएक्स उनके पास है, कई गाड़ियों में बम रखा गया। सर, ये तो अपने आप में सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट माना ही जाएगा या नहीं? बिल्कुल माना जाएगा अंजू जी। गणपति विसर्जन एक बहुत बड़ा पर्व है, न केवल मुंबई के निवासियों के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए। और मुंबई में तो विशेष तौर पे और महाराष्ट्र में ये इससे बड़ा उत्सव कोई हो नहीं सकता है। और इस उत्सव में इस तरह की धमकी और इस तरीके का भय और आतंक का वातावरण फैलाना, इससे ज्यादा घटिया कोई बात हो नहीं सकती है। 400 किलो आरडीएक्स, 34 गाड़ियां और 14 चरमपंथी लश्कर जिहाद के सदस्य बताए जाते हैं। हालांकि इस तंजीम का नाम लोगों ने सुना नहीं है, लेकिन धमकी तो फिर धमकी ही है। कार्रवाई और ड्रिल पूरी होती है, उसमें आंशिक सत्यता हो, पूर्ण सत्यता हो, लेकिन जब तक कि उसका निराकरण भली भांति न हो जाए, पूरे संसाधन और पूरी कार्रवाई, ड्रिल, एसओपी, फॉरेंसिक्स, बैलिस्टिक्स, बॉम्ब डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड, पूरी ताकत सरकार झोंक देती है कि गणपति विसर्जन या जनजीवन में किसी प्रकार की कोई क्षति न होने पाए। इसलिए एक धमकी किसके दूरगामी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं समझ सकती हैं, और आपके सुधी दर्शक समझ सकते हैं कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र पुलिस के पूरे रिसोर्सेस के ऊपर कितना दबाव रहेगा। एक तरफ गणपति विसर्जन, जुलूस, प्रदर्शन, जुलूस और इस तरीके के सब निर्विघ्न संपन्न हो जाए, मूर्ति विसर्जन, और उसके बाद लोग सकुशल घर पहुंच जाए। और वहां उसके बाद ये बेमौके की शहनाई कि ये चरमपंथी आ गए हैं, 14 लश्कर जिहाद के, 400 किलो आरडीएक्स आ गया है, 34 वाहनों में प्लांट कर दिया गया है। तो खैर, अगर प्लांट कर दिया गया है तो इन 14 को भी गंतव्य पे भेजने में महाराष्ट्र मुंबई पुलिस सक्षम है। इनको और आरडीएक्स, जैसे 200 किलो आरडीएक्स बागपत में बरामद हुआ, अगर होगा तो ये 400 किलो ये भी बरामद होगा। इन 14 की जो अच्छी खासी खातिर तवाज़ो होगी। खातिर तवाज़ो में ऐसा ना हो कि खातिर तवाज़ो ज्यादा हो और कुछ 72 हूरों के पास पहुंच जाए, लेकिन पहुंच जाते हैं तो उनके कर्म उनके साथ है। लेकिन जो दुर्भाग्य से कुछ बातें आ रही हैं अंजू जी, आपने अभी देखा होगा, हम लोगों ने 2-3 शोज इस पे किए हैं। ये पगड़ा गांव है, और पगड़ा गांव में साकिब नाचन, जो कि आईएसआईएस का समर्थक था, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट का, मुंबई विस्फोट का ये शातिर बदमाश था। और एनआईए ने, ये तो अच्छा हुआ, संतोष का विषय है कि उसको जेल भेजा और जेल में ही उसकी मौत हो गई। और यही मैं समझता हूं अंत और परिणति सभी ऐसे राष्ट्र विरोधी तत्वों की होनी चाहिए कि जेल के अंदर रहे और जेल के अंदर ही उनका अंतिम संस्कार हो। आपको याद हो कि साकिब नाचन के पास से बरामदगियां क्या क्या हुई थी? आईएसआईएस का साहित्य, आईएसआईएस के झंडे, विदेशी मुद्रा, डॉक्टर जाकिर नायक के सीडीज और अन्य आपत्तिजनक, जो वर्गलाने वाली और दूसरों पे जुल्म करने की, हिंसा की बातें होती थी। सर, 2008 का कितना बड़ा आतंकवादी हमला मुंबई पर हुआ था, तब भी हमारी इकोनॉमी को डिरेल करने की कोशिश की गई थी। और अब जिस तरह का माहौल महाराष्ट्र में, मुंबई में तैयार किया जा रहा है, तो बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसे में जो हमारी आर्थिक राजधानी है मुंबई, उसको टारगेट करना तो इस वक्त अमेरिका की प्रायोरिटी में भी शामिल है। डीप स्टेट भी इसी में लगा हुआ है, पाकिस्तान भी इसी में लगा हुआ है। सर, सब लगे हुए हैं। अभी तो आपने देखा होगा कि एक ऑस्ट्रिया के एक अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने कहा, एक्स इंडिया की भारत के इतने टुकड़े कर दें, ये पाकिस्तान का भाग हो, या खालिस्तान का भाग हो, ये बांग्लादेश का हो, और ये नेपाल का हो, वो जैसे उनके बाप ने हिंदुस्तान की उनकी जागीर हो कि उसके टुकड़े तकसीम करके वो अता फरमा रहे हैं। अरे कौड़ी के तीन, न हिंदुस्तान के सामने न बांग्लादेश था, न पाकिस्तान था, न नेपाल था। ये सब विराट भारत था। और अब तुम भारत के टुकड़े करने के वजह खत्म हो गए। भारत को खत्म करने वाले ही खत्म हो गए, मिट गए। और आज तुम्हारी भी ये औकात है नेटो वालों, ये 3 साल से तुम युद्ध कर रहे हो, तुम रशिया को कुछ करा नहीं पाए। रशिया ने तुम्हारी छठी का दूध याद दिला दिया। और अब चूंकि तुम्हारा तेल जो है रूस का भारत खरीद रहा है, तो अब तुम उसमें भी जो नए आयाम, नए तड़के की ब्राह्मणों को लाभ हो रहा है। तुम ये बता दो, ब्राह्मणों में कितने गोत्र होते हैं, और गोत्र क्या होता है, गोत्र में और वंश में कितना अंतर होता है? जो सबसे ज्यादा जात का जो ताबीज बांट रहे हैं, उनसे पूछ ले गोत्र और वर्ण में क्या अंतर होता है, ये वो भी नहीं बता पाएंगे। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और एटम और उसका नंबर के बारे में इनको एबीसीडी नहीं मालूम है,
उनको भी गोत्र और जात के बारे में एबीसीडी नहीं मालूम है, ना इनको या जो इसको ले रहे हैं। ये कुछ दो चार लाइन रटा देगा सैम पित्रोदा, वो चार लाइन रट करके तो जैसा लाइन रट ले, और उससे तो अच्छा कि कस के अगर रिंग मास्टर आ जाए जोर से खा दे, सारी लाइन भूल जाएंगे ये, जबकि भूल जाते हैं ये, आपने देखा होगा अक्सर ही नवाब साहब लाइन भूल जाते हैं अपनी। तो ये इन लोगों की मैं क्या कहूं, इनकी इनकी ये इनके अंदर आईक्यू है न कैपेसिटी है। इनकी बहन भी कहती है कि नहीं वो पप्पू नहीं है। अरे भाई आप क्यों कह रहे, कौन पूछता है कि पप्पू है कि नहीं है, और कौन इंटरेस्टेड है? लेकिन अब आपने ये कह कि वो पप्पू नहीं है, प्रमाण पत्र दे दिया कि वो महापप्पू है। सर क्योंकि जब जब ये धमकी आई है उस दौरान आप ये देखिए कि मुंबई में एक और मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है। वहां पर हलाल सोसाइटीज बन रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक विशेष वर्ग के लिए हैं। उनकी एड्स में भी ये दिखाया जा रहा है कि वहां पर हलाल तरीके से आप रह सकते हैं, वहां मस्जिद भी होगा, सारी सुविधाएं होंगी। और उस दरमियान में धमकी आती है। सर क्या आपको लगता है, क्योंकि उसको लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है, एनएचआरसी ने नोटिस भी भेजा है महाराष्ट्र सरकार को, बहुत से लोग उसके पक्ष में उठ खड़े हुए हैं कि इसमें बुराई क्या है। आपको लगता है कि इन दोनों का भी कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए ये चीजें हैं, ये बहुत ही अननेचुरल, अस्वाभाविक हैं। आज से पहले ये बातें होती नहीं थी। ये था 1857 के बाद सर सैयद अहमद खान ने कहा दो राष्ट्र की थ्योरी दी थी। कहाँ 1857 और 1859 और 60, और कहाँ 2025। एक दफा जब भारत का बंटवारा हो चुका है तो आप जो बातें कर रहे हैं, हलाल लाइफस्टाइल, ये सुकून एम्पायर करके सोसाइटी जो बनाई जा रही है, सुकून एम्पायर, और इसमें एक महिला जो है उन्हीं की वेशभूषा में आकर के जो उनकी अलमबरदार बनकर प्रोपेगेंडा कर रही है कि यहां पर हलाल लाइफस्टाइल है। तो जहां हलाल लाइफस्टाइल मुताबिक आपके नहीं है तो वहां क्या, इसका विलोम मैं शब्द कहूंगा नहीं, क्या वहां पर दूसरे तरह की लाइफस्टाइल हो रही है? जो अन्य स्थानों पर हमारे भाई बहन हिंदू मुस्लिम रह रहे हैं, क्या उनकी नॉन हलाल, क्या उनकी दूसरी तरह की लाइफस्टाइल है? यह कहना ही अपने में बहुत ही आपत्तिजनक है। और ये एक तरीके से गेट्टोइजाइजेशन की, छोटे छोटे इलाकों में बांट दो और इनको लोकलाइज कर दो। और इसमें यह भी प्रश्न उठता है कि रेरा ने आखिर इनको अनुमति दे कैसे दी। मैं अपने अनुभव से बताता हूं, रेरा के सामने इन्होंने ऐसी कोई बेवकूफी की बातें, हिमाकत की बातें नहीं कही होंगी। उन्होंने केवल हाउसिंग सोसाइटी का लिया होगा और बाद में इन्होंने ये क्रांतिकारी योजना बनाई कि इसमें हलाल लाइफस्टाइल होगी। और उसका जो ओपनिंग रिमार्क उस महिला का है जो कि सुकून एम्पायर की बात कर रही है कि यहां पर हलाल लाइफस्टाइल होगी और आपके प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज नहीं होंगे। तो क्या जो लोग बाहर रहते हैं उनके प्रिंसिपल्स कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं? उनके उनके जीवन के सिद्धांत और जीवन लक्ष्य क्या कुछ प्रभावित होते हैं, आच्छादित होते हैं, उन पे ग्रहण लग जाता है? तो कौड़ी का बिल्डर देश के विभाजन की बात और एक तरीके से गजवाए हिंद का बीज बोने की जो कोशिश कर रहा है, अब वो सिखाएगा हमारे भाइयों बहनों को कि प्रिंसिपल्स जो जीवन के हैं वो आपके इसी सुकून एम्पायर में बन सकते हैं। वहां पर बुजुर्गों की इज्जत की जाती है, इबादत के लिए स्थान मुकर्रर है, बच्चे बहुत हिफाजत से रहेंगे। तो ये क्या मतलब समझते हैं कि बाकी जगहों पर हमारे बच्चे हिफाजत से नहीं रहते हैं, बुजुर्ग जो है उन अपमानित प्रताड़ित होते हैं? और ये अगर आप समझते हैं तो जहां सबसे ज्यादा आपके अलमबरदार हैं सुकून एम्पायर, तो छोड़ दीजिए, आप चले जाइए जहां आपके आका, मैं वही कहूंगा क्योंकि आपने जो चीज की नींव डाली, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं कहने में, कि आपके जो पूजनीय हैं वहां चले जाइए और वहां देखिए क्या बुजुर्गों की दुर्गत नहीं होती है? क्या बुजुर्गों को वहां जंजीरों से बांध करके दुरुपयोग, मतलब उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं होता है? क्या बुजुर्गों को वर्गला करके संपत्ति नहीं हड़प की जाती है? और जो बात आप कर रहे हैं कि जहां पर बिल्कुल सब हलाल होता है और वहां पर एक जीवन शैली, जीवन लक्ष्य, आपके सिद्धांत कॉम्प्रोमाइज नहीं होते हैं। हसन निसार की बात सुनिए पाकिस्तान में कि जलील लोगों, इसलिए हमने बनाया था पाकिस्तान की नकली दवाएं, नकली दूध और चूहे के कबाब खाएं हम लोग, कि तुम लोग चूहे मार करके, ये तो मानसिकता है। और आप बात कर रहे हैं सुकून एम्पायर की। ये कौन से सुकून एम्पायर की बात कर रहे हैं? नाम बड़े, दर्शन छोटे। और मैं बात करूं, थोड़ा बहुत दर्शन शास्त्र का मुझे भी ज्ञान है। सुकून एक आंतरिक विषय है। जब तक हम बाह्य परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हैं कि हमें सुकून बाहर से मिलेगा, पड़ोसी के जरिए मिलेगा, सरकार के जरिए मिलेगा, हमें अपने रिश्तेदारों से मिलेगा, खालू और मामू से मिलेगा, तो 1000 साल अपने जिंदगानी में मुझे सुकून नहीं मिलेगा।
सुकून एक अंदरूनी तलाश होती है, तसव्वुफ, तस्बीह, इबादत कीजिए, तन्हाई में रहिए, परहेजगार रहिए, साबित कदम रहिए, सुकून आपके साथ साथ चलेगा। उसके लिए कि इतना उपद्रव करने की जिंदगी में जरूरत नहीं है, नहीं आपको सुकून एम्पायर में फ्लैट लेने की जरूरत है। आप यकीन मानिए, सुकून एम्पायर अगर बनेगा तो बनेगा, अभी तो खैर जो उसके ऊपर ग्रहण लगा है, क्योंकि इनके ऊपर ऑलरेडी प्रियांक कानूनगो, जो एनएचआरसी के मेंबर ने अगर ये नोटिस दी है चीफ सेक्रेटरी को कि 2 हफ्ते के अंदर अपनी आख्या दें कि किन परिस्थितियों में इस प्रकार का अवांछनीय कृत्य हो रहा है, तो अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन एक स्वायत्त, एक एक तरीके से इंडिपेंडेंट बॉडी है और उसको पूरा अधिकार है इस तरीके की चीजों के बारे में जांच करने और करवाने की, उसके अपने इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, स्वायत्ता प्राप्त संगठन है, तो उन्होंने अगर किया है तो बड़ा गंभीर विषय है। और अभी तो मैंने पूरी बातें अपनी पूरी भी नहीं की है। यहाँ पर एक हलाल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर लाइक माइंडेड लोग रहते हैं, ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग। ये ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग क्या होती है, इस पे उस महिला ने प्रकाश कम डाला, लेकिन हम लोग सब समझ रहे हैं ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग क्या है। आप लोग एक तरीके से एक मिनी पाकिस्तान क्रिएट करना चाहते हैं और मिनी पाकिस्तान क्रिएट करके गेटवाइजेशन ऑफ कम्युनिटीज, अब इसके विलोम में हम आ जाए। मैं ये नहीं कहता हूं कि ऐसे प्रयास भी किए गए थे कहीं कहीं भारत में कि सब बहुसंख्यक भी चाहते हैं कि केवल उन्हीं की सोसाइटी रहे, केवल उन्हीं की सोसाइटी रहे और उसमें कोई बाहरी नॉन सनातनी ना आए, लेकिन ये तो उनके ऊपर है। सवाल ये उठता है कि आपने अक्सर देखा होगा डांडिया का समय आ रहा है, डांडिया में फिर इनके जो सुकून से रहने वाले हैं और जिनके जीवन के सिद्धांत इतने ऊंचे हैं, तो डांडिया के नृत्य पंडाल में जाने की कोशिश क्यों करते हैं? रहिए ना सुकून के साथ, वहीं पर रहिए जहां पर मतलब आपकी जीवन शैली जो है किसी तरह की कुप्रभावित नहीं होती है, प्रेयर स्पेसेस रहते हैं, और जहां पर आपका जीवन लक्ष्य पूरी तरीके से सुरक्षित है, तो वहां पर तो कहने कि नाम बड़े दर्शन छोटे, हलाल लाइफस्टाइल में कहा लिखा है कि आप जाकर के डांडिया रास में घुस जाएंगे आप। इस पे मैंने कई शोज में कहा, तो लोगों ने बड़ी आपत्ति कि आपसे ये उम्मीद नहीं थी। उनके तो क्या उम्मीद थी और बता दीजिए। अगर डांडिया में अगर अलाउड नहीं है, ये कहा जा रहा साहब कि यहाँ पर केवल जिसका धर्म है उसी का आयोजन है, उसी का खर्चा है, तो वो तो चयन करेगा कि हमारे अतिथि कौन होंगे। बिना बुलाए मेहमान की तरह आओगे तो स्वागत तो होगा ही, बिन बुलाए मेहमान का जैसे होना चाहिए। तो ये 2-4 चीजें जो ताना बाना आपके पास मैंने आपको बताया, ऑथेंटिक कम्युनिटी लिविंग, क्योंकि यहाँ पर आप हलाल वो कर सकते हैं, जो जानवरों की कुर्बानी आदि है आप कर सकते हैं। तो इसका मतलब जितनी बातें आपने क्लेम की है सुकून एम्पायर में, वो बाहर नहीं होती है, इससे कहीं ज्यादा बाहर होती है। लोग ज्यादा सुखी रहते हैं, ज्यादा संपन्न रहते हैं, लेकिन ये अपना बिजनेस मॉडल इन्होंने बना करके सरकार की उदार नीति का लाभ उठाया और जनता को वर्गलाया जा रहा है अंजू जी। लेकिन आपने देखा पगड़ा गांव को जिस तरीके से आईएसआई ने आच्छादित किया, दूसरे गणेश विसर्जन आज है तो एक फुलझड़ी छोड़ दी किसी ने कि यहां पर 400 किलो आरडीएक्स आ गया है, 14 चरमपंथी लश्कर जिहाद के आ गए हैं और 34 गाड़ियों में आरडीएक्स प्लांट कर दिया गया है। ये दिखा क्या रहा है? स्लीपर सेल तैयार कर रहे हैं, गली गली स्लीपर सेल तैयार करके आप अपना मंसूबा तैयार कर रहे हैं। दिखाई ये पड़ रहा है कि इस तरह की अगर सोसाइटीज बनी तो ये सब काम और सरल और सहज हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि हालांकि ये सोसाइटी अब तो बनने वाली नहीं है, क्योंकि एनएचआरसी ने जो सवाल जवाब कर लिया तो लोग वहां जाने से भी परहेज करेंगे और मैं समझता हूं उनका लाइसेंस बड़ी जल्दी होगा कैंसिल। लेकिन उनका काम ये आसान हो जाता, मान के चलिए कि जब कभी अगर ऐसी सोसाइटी बन जाए या जहां पर गेट्टोस हैं, क्या पुलिस आसानी से वहां पहुंच पाती है? क्या नूह में पुलिस आसानी से पहुंच जाती है? क्या जहां पर जो आपके जामताड़ा में जहां इस तरीके के गिरोह क्रियाशील थे, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड करने वाले, पुलिस अगर ऐसे ही अनचक्के में चली गई तो उसके साथ दुर्घटना हो चुकी है। इसलिए इस तरीके के एरियाज बना करके पहले आपने पगड़ा तैयार किया तो उनकी अलमबरदार वो तो खैर अल्लाह को प्यारे हो गए। इसी तरीके से ये जो आज आपने शगुफा छोड़ा है कि 400 किलो आरडीएक्स, 14 चरमपंथी और 34 गाड़ियां, तो लश्करे जिहाद अगर क्रियाशील है तो ऐसी 1-2 कॉलोनी बन जाए तो काम कितना आसान हो जाएगा। छुपने की जगह, स्लीपर सेल, हथियार का रख रखाव, तो काम तो बड़ा आसान हो जाएगा।
पुलिस अगर आती है तो आप ये मान के चलिए, पुलिस अगर आती है तो उसका काम कितना दुष्कर हो जाएगा। फिर मैं तो ये जी। कहूंगा कि पहली चीज तो ये कॉलोनी बने ना, और कॉलोनी अगर बने तो उसके बीचों बीच मजबूत एक पुलिस थाना होना चाहिए। मजबूत पुलिस थाना विद सर्वेलेंस इक्विपमेंट होना चाहिए, और चप्पे चप्पे की जानकारी पुलिस को होनी चाहिए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है। सीसीटीवी रेजिडेंट्स के पास रहे या न रहे, लेकिन पुलिस के पास जानने का हक है कि आप जब यहां पर आए हैं, एक लाइफस्टाइल के चलते आप आए हैं ना, तो लाइफस्टाइल के चलते अगर आप आए हैं तो इसकी भी प्रबल संभावना है कि प्रिंसिपल्स आपके कॉम्प्रोमाइज ना हो, और सुकून एम्पायर में आप हैं, हलाल एनवायरनमेंट में आप हैं, लाइक माइंडेड ऑथेंटिक कॉमन कम्युनिटी लिविंग है, तो पुलिस की भी जिम्मेदारी है कि आपके सुकून को और इमदाद करे, आपको और सुकून से रहने दे, और आपके सुकून का जो सत्यानाश करने अगर कोई आए तो उसके खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। हम भी सोसाइटी में रहते हैं, हमारी सोसाइटी में भी सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, और नोएडा में भी जितनी सोसाइटीज है, भले उनके नाम उनमें से कुछ के नाम हिंदू धर्म पे हो, लेकिन फिर भी वहां पर सभी लोग रहते हैं। कोई पर्टिकुलर नहीं है कि ये हिंदू है तो यहाँ पर हिंदू ही रहेंगे, दूसरी जमात के लोग नहीं आ सकते। अंजू जी, सोसाइटी की छोड़ दीजिए, आप जो सबसे बड़े तीर्थ हैं आपके, बद्रीनाथ, केदारनाथ, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, काशी, कहीं चली जाइए, हमारे मुसलमान भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, और वहां आपको बड़ी संख्या में मिल जाएंगे तीर्थ स्थान में। अगर आपके मन में, हमारे मन में कोई संकीर्णता होती तो हम कहते पहले तीर्थ स्थान में आपका क्या काम, निकलो यहां से। सनातनी ने कभी नहीं कहा, और जो भी सोसाइटीज आपने कही हैं उन सोसाइटीज में कभी भी किसी के लिए नो एंट्री नहीं है। हालांकि लोग ब्रांड बहुत करेंगे कि साहब यहाँ पर इनकी एंट्री बैन कर दी, उनकी एंट्री, लेकिन मैं नहीं जानता कोई भी एक सोसाइटी है, हाँ एंट्री दो चीजों की बैन की गई। ये सोसाइटी चाहे नोएडा की हो या लखनऊ की, और जो आज प्रॉब्लम कर रहा है ये सबको जानने का हक है। कई सोसाइटीज नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ की ऐसी जिन्होंने कहा कि हम बैचलर्स को अपने यहाँ किराए पे नहीं रखेंगे, हम बैचलर्स को किराएदार नहीं रखेंगे। तो लोगों ने पूछा किस कानून से आप ये कह रहे हैं, कि कानून क्या है, सोसाइटी हमारी, पैसा हमने दिया है, ये वातावरण को विषाक्त करते हैं, ये अवांछनीय गतिविधियों में है, ये देर रात तक दावतें करते हैं, शराब की दावतें करते हैं, और संदिग्ध लड़के लड़कियां आते हैं, हम ऐसे वातावरण में अपने परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं, हम बैचलर्स को। इस पे बड़ा विवाद हुआ, लखनऊ में भी हुआ, यहाँ ग्रेटर नोएडा में हुआ। ग्रेटर नोएडा में तो खैर लेडीज और आदमी निकल के चले आए लठ लेकर के, चौका चिमटा लेकर के, कि अगर लड़कों को आपने किराए पर दिया तो हम आपको देख लेंगे, हम ऐसे नहीं यहाँ बैठे हैं, हमने 3 करोड़ 2 करोड़ इसलिए लेकर के फ्लैट नहीं लिया है कि आप यहाँ ला करके अय्याशी के अड्डे बनवाएं और यहाँ का वातावरण को विषाक्त कर दें। तो यहाँ तो लेडीज ने जब एक दफा मोर्चा संभाले तो किसी की हिम्मत नहीं हुई लड़कों को, बैचलर्स को किराए पर रखें। लखनऊ में मामला थोड़ा गर्म था, लोगों ने थोड़ी लखनवी आदाब और लखनवी शराफत से पेश आए, तो अगर हम तो करेंगे, लेकिन फिर बीच में पुलिस आई, वहां पे भी यही हुआ कि आप बैचलर्स को अगर नहीं देना चाहते तो आप नहीं देंगे, जबरदस्ती आप बैचलर्स को नहीं रखेंगे। मकान खाली रहे तो क्या, लेकिन या तो कपल्स को दीजिए, बैचलर्स को आप नहीं देंगे। तो ये तो खैर हमारा इंडियन राइट है ही है कि जो हमारे वातावरण को विषाक्त करेगा, हमें अधिकार है कि हम उसको आने न दें अपनी सोसाइटी में। आप देखिए कई एक चीजों को लेकर के ये होता है, लाउड म्यूजिक को लेकर के होता है, बैचलर्स को किराए पर देने पे होता है, और इसी तरह की अवांछनीय चीजों में, जैसे कुछ एक और लोग होते हैं जो कि बहुत ज्यादा उनकी लाइफस्टाइल दूसरे तरह की होती है, उनके बारे में लोग परहेज करते हैं, तो ठीक है, अब ये तो उनका लुकआउट है, इसके ऊपर कोई आप उन पे आपत्ति नहीं कर सकते हैं। अगर ग्रेटर नोएडा, लखनऊ और नोएडा की लेडीज ने मिलकर के कहा कि बैचलर्स नहीं रहेंगे हमारी सोसाइटी में, इस तरीके से तो नहीं रहेंगे, यहाँ तो फैसला हो गया। और लखनऊ में भी आपको जान के खुशी होगी कि कुछ उन्होंने च्यू चपड़ किया कुछ लोगों ने, कि वो जब जिसके मन में चुट्टापना होगा और जो अड्डेबाजी करेगा तो उसकी तो जेबें तो पूरी भरी होंगी, किराए भी भरपूर देते थे, उनका ना कुछ नहीं होगा। पुलिस ने भी कहा जब एक दफा निर्णय हो गया RWA का कि बैचलर्स को आप किराए नहीं देंगे, तो फिर वो सरमाने आप बैचलर को किराए पे नहीं दे सकते। का कानून वही है कि हम नहीं चाहते प्राइवेट, ये कोई होटल थोड़ी है कि हम पैसा देंगे तो हमको रहना, हमारा अधिकार है ना, ऐसा किसी का जन्म सिद्ध अधिकार नहीं है। यहाँ इतने बड़े आप लाट साहब नाती हैं, जाइए फ्लैट खरीदिए अकेले और रहिए जाकर। मुंबई के आसपास कर्जत और रायगढ़ के इलाके में ऐसी सोसाइटीज बहुत बन रही हैं। अब तो खबरें आ रही कि ये एक सोसाइटी नहीं, इसका मामला तो सामने आया क्योंकि इन्होंने विज्ञापन जारी कर दिया, लेकिन और सोसाइटीज भी बन रही हैं। और फिर महाराष्ट्र में आपको याद होगा
विधानसभा चुनाव के दौरान कितना ये मुद्दा उठा था कि कितने लाख वोटर नए खड़े हो गए थे और कितने घुसपैठे वहां कर बसा लिए गए हैं। एक अच्छा खासा वोट बैंक तैयार कर लिया राजनीतिक पार्टियों ने इनकी आड़ में, और इनके इलाकों में जाने से तो पुलिस भी डरती है। आपने नूह की बात की, सही है, नूह में पुलिस कहां जाने से, पुलिस किस तरह से घुसती है सबने देखा। तो सर जब इस तरह के इलाके क्रिएट हो जाएंगे तो फिर तो आपराधिक गतिविधियां, आतंकवादी गतिविधियां वो तो पनपेगी, क्योंकि कोई जा ही नहीं पाएगा इनकी सोसाइटीज में, इनके फ्लैट्स में, या जहां पर ये बसते हैं वहां पर। आपने बिल्कुल सही कहा। और यहीं पर भारत में नहीं, मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं, यूरोप में नो गो एरियाज हो गए हैं, अमेरिका में नो गो एरियाज हो गए हैं, न्यूयॉर्क में नो गो एरियाज। क्यों? क्योंकि जहां पर इन्होंने घेट्टोस बना लिए हैं, आपराधिक गतिविधियां, लूट, रॉबरीज, एसिड अटैक्स, लोगों के साथ दुर्व्यवहार, बलात्कार, ये सारे अपराध होते हैं। और पुलिस भी जाने में परहेज करती है ऐसे इलाकों में, नो गो एरियाज में। तो यहां पर ये ऐसा नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, ये प्रकरण अभी नहीं आया है। पगड़ा का हो, चाहे ये आपका यहाँ का हो जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, सुकून एम्पायर का, और ये रायगढ़ का क्षेत्र जो है ये एक एपी सेंटर हो गया है इस तरीके की अवांछनीय गतिविधियों को लेकर। लेकिन संतोष का विषय ये है कि एनआईए और हमारी एजेंसीज बहुत सतर्क और जागरूक हो गई हैं। और अब आईटी का युग आ चुका है, और जो ये लाके बसाने की कोशिश करते थे, अब इसके ऊपर हमारे एक पूर्व इलेक्शन कमिश्नर साहब हैं, वो बड़े समर्थक हैं इन लोगों के। तो उन्होंने आज इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा है, नाम यूं नहीं लूंगा लेकिन अखबार और डेट में आज बता रहा हूं। उन्होंने कहा, बताइए ये जमाने से वोटर्स आईडी एक पहचान का एक इंडिकेशन था, एकदम से इलेक्शन कमीशन कैसे उसको निरस्त कर सकता है। तो आप चाहते हैं कि एक दफा अगर आपने कोई एक मानक बना दिया, वो 5 6 10 पुश्तों तक चलता रहे, खूब दुरुपयोग होता रहे, लोग स्वांग रचते रहें और लोग इस तरीके से फर्जी वोट डालते रहें। लेकिन सरकार और इलेक्शन कमीशन को यह अधिकार नहीं है कि उसमें कोई सुधार, कोई संशोधन करे। फर्जी वोटिंग होती रहे, बूथ कैप्चरिंग होती रहे, आप अपना उल्लू सीधा करते रहे और तुष्टीकरण की बल्ले बल्ले होती रहे, तब तो है बहुत अच्छा। सरकार अगर हस्तक्षेप कर दे तो बड़ा गुनाह कर रही है कि आप हमें अपराध नहीं करने दे रहे हैं, आप हमें नकल नहीं करने दे रहे हैं, आप हमें चुट्टापना नहीं करने दे रहे हैं। चुट्टापना करना तो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हमें कहीं नहीं रोका जाता है, आप ही क्यों रोक रहे हैं। तो ये जो गलतफहमियां लोगों की है, उस गलतफहमी को बढ़ाने वाले कुछ राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि साहब वो हाइड्रोजन बम और एटम बम। उनसे ये पूछ लीजिए कि दोनों में अंतर क्या होता है, हाइड्रोजन बम में और एटम बम में अंतर क्या होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है। आप बता दें, एक एटम के विभिन्न जो आप पार्ट बता दें, तो जितना आप एटम और हाइड्रोजन कर रहे हैं ना, मैं मान जाऊंगा कि आपकी मेधा प्रज्ञा रतनबरा, आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी उच्च कोट की है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में 2 मिनट में बता दें कि प्रोटॉन क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्वांटम नंबर्स कितने होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, स्पिन क्वांटम। ये दर्जा 8 का बच्चा बता देगा आपको, ये दर्जा 8 का बच्चा। एटम बम, हाइड्रोजन बम, हाइड्रोजन एटम बम किए चले जा रहे हैं। ये मौलिक बातें जो मैंने आपके सामने की है, जो मैंने पढ़ा था दर्जा 8 या 9 में, आज से मतलब 50 साल पहले, मैं तो नहीं भूला, क्योंकि मुझे तो नकल करने की जरूरत थी नहीं। थोड़ा बहुत मजबूरी थी कि मिडिल क्लास के घर का हूं, पढ़ूंगा नहीं तो करूंगा क्या। इन नेताओं को तो कुछ मजबूरी थी नहीं पढ़ने लिखने की, इसीलिए पढ़े लिखे नहीं। हाँ, 2 शब्द सीख लिए, एटम बम, हाइड्रोजन बम, एटम बम, हाइड्रोजन बम। आपके शीर्षस्थ नेतृत्व द्वारा जितनी बातें मैंने पूछी हैं, जरा उनसे किसी से पूछ ली, कभी इंटरव्यू में बुलाइए कि जरा इसके बारे में, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में प्रकाश डालें, फिर हम एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात करेंगे आपसे। स्पिन और मैग्नेटिक और एजीमुथल वगैरह तो बहुत लंबा हो जाएगा, बाकी चीजें तो हम बाद में बताएंगे। लेकिन ये कौड़ी के 3 ढपोर शंख ये लोगों को बरगला सकते हैं कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारे बाप की जात क्या थी, तुम्हारी माँ की जात क्या है। देश को, समाज को जातीयता में बांटने वाले, ये तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाने वाले, थोथा चना बाजे घना, ये हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश की कहावत है, थोथा जना बाजे घना। जब आता जाता कुछ नहीं तो उतना ही ज्यादा और उछलता है। आपने इनकी भाषा और शैली देखी, अभी कम से कम ये था कि भाषा शैली संयमित थी और परिमार्जित थी। तो वो तो अब वो भी खत्म हो गया, भाषा शैली भी जो है 2 कौड़ी की हो गई है। खैर, ये हमारा विषय आज का नहीं था, लेकिन चूंकि बात आई तो हमने कहा जरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पे बात कर ले। इनको बसाने वाले कौन थे? यही एटॉमिक स्ट्रक्चर के विद्वान है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले जो है, एटम बम वाले, यही इनको बसाने वाले हैं, यही इनके अंदर ऑक्सीजन फूंकने वाले हैं, यही लोग इनकी अमानत हैं।
आप और हम इनकी अमानत थोड़ी हैं, ये लोग इनकी अमानत हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी है। लेकिन अब ये तो जागा हुआ भारत है। आपकी खोखली राजनीति और आपके एटम और अणु और परमाणु के ज्ञान के बारे में अब और ज्यादा ना बोले, क्योंकि जितना बोलेंगे उतना आप और एक्सपोज होंगे। सर, इस तरह से मुंबई जैसे महानगर के आसपास सोसाइटीज बनाना, आपको लगता है कि ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा होगा? फंडिंग इसमें भी बाहर से आई होगी, क्योंकि डेमोग्राफिक चेंज तो हर तरफ हो रहा है ना सर। महाराष्ट्र में भी हो रहा है, कितनी सारी ऐसी विधानसभा सीटें जहां पर अचानक से इनके वोट बढ़ गए और वहां पर जीतने वाले उस जमात से जीत गए जो इनके लिए तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। तो यहाँ पर भी कहीं फॉरेन एंगल आपको दिखता है? साफ फॉरेन एंगल दिख रहा है। मुंबई कोई सामान्य स्थान थोड़ी ही है, कमर्शियल कैपिटल है भारत का। और मुंबई की जो अर्थव्यवस्था है वो कई देशों की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। तो जो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर्स पे जो था कि भारत को घेर लो, तो अब कमर्शियल कैपिटल को घेर लो, डेमोग्राफी को बदल दो। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को जो लाल किले से भाषण दिया था, तो डेमोग्राफिक चेंज के बारे में उन्होंने बहुत समय दिया और प्रकाश डाला। और संतोष का विषय है कि उन्होंने इस खतरे को समझ लिया। मैं तो चाहूंगा कि दो कमीशन, एक तो जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा कि डेमोग्राफिक चेंज और इसके बारे में निराकरण, एक तो इसके बारे में एक संगठन हो। दूसरा जो जबरन धर्म परिवर्तन का है, उसके बारे में भी हर स्टेट में एक कमीशन हो, पुलिस एजेंसी उसके साथ काम करे। और जो भी धर्म परिवर्तन के केसेस आ रहे हैं डेमोग्राफिक चेंजेस लाने के लिए लव जिहाद करके, उनको 30 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेट करें, 30 दिन के अंदर सजा करा दें, और उसके बाद अंतिम संस्कार उनका जेल की सलाख के पीछे हो। उनका डेटाबेस तैयार हो, पूरे भारत में उसका प्रचार प्रसार हो। और ये सारे केसेस जिसमें अंतरराष्ट्रीय रेमिफिकेशन है वो एनआईए इन्वेस्टिगेट करे। सर, ये जी। तो हमारे देश का जो विपक्ष है वो किस तरह से काम करता है, एंटी मोदी होते होते एंटी इंडिया बन चुके हैं वो सर, तो वो इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन सर, हम सब तो यही उम्मीद करते हैं कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस आज चाक चौबंद रहे, हर तरफ उनकी गश्त रहे, हर किसी पर उनकी नजर रहे, और ये जो गणपति विसर्जन का कार्यक्रम है वो पूरी शांति के साथ निबट जाए। और रही बात सुकून अंपायर की, तो वो अब तो उनका सुकून उड़ चुका है, क्योंकि ग्रहण लग गया। पता नहीं वो सोसाइटी कभी बनेगी या नहीं, क्योंकि अब जो मामला पूरी तरह से सामने आया है, फॉरेन फंडिंग की बात भी सामने आ रही है। तो देखते हैं कि इस मामले में क्या रिपोर्ट एनएचआरसी को दी जाती है महाराष्ट्र सरकार की तरफ से। लेकिन आपने इस विषय पर बहुत ही विस्तार से जो जानकारी मेरे दर्शकों को दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम। जय हिंद। नमस्कार। गणपति बप्पा मोरिया। बड़ी कृपा की आपने। श्री गणेशाय नमः। जय हिंद। वंदे मातरम।